अच्छा, सोना पांडे जी से भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी जो है तूफानी लाल यादव जी के बारे में जो ये अनाप शनाप बोल रही हैं, उनके ऊपर ये जो एलिगेशन लगा रही हैं, अगर ये सत्य है, आज तो इतना कि बापू माई सर के भार हो गई, अरे खास भाइयों से सार हो गई कि बाहर कल युग के पूत तुता हौवा अद्भुत बैकुंठ ससुरार हो गई। अरे रहुए गवनवा के पहिला मुलाकात हो, घूंघटा उठा के सैया कैले शुरुआत हो, तो शक कैले कहे। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। बंधन कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, अब मैं बबुला बूढ़न डरा राह किनारे बैठ। एक अनपढ़ कवि की शायरी या दोहा से कहते हैं, दोहा से शुरुआत करते हैं इस बात की। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज ज़माना उनको पढ़ता है। ऐसे में मैं जनपद जौनपुर में हूँ और मेरा गृह जनपद है। आज मैं अपने छोटे अनुज के साथ बैठा हूँ, अपने छोटे भाई के साथ बैठा हूँ, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जनपद जौनपुर की जमदग्नि मुनि की ये पावन धरती, जिसे हम सिराजे हिंद कहते हैं गर्व से, उसके गौरवों के इतिहास में कहीं ना कहीं से आने वाले कल में जब इसके संगीत का पन्ना लिखा जाएगा तो आपका नाम सबसे ऊपर आएगा। मुझे इस बात पर फक्र है। मेरे साथ अच्छे राइटर सत्या सावरकर जी हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। सबसे पहले कवि संतोष म्यूजिक पे मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, और भैया मेरे बड़े प्रिय भैया हैं, और प्रिय ही नहीं मेरे आदर्श भी हैं। हम क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जब मतलब कि जब भी एक कवि की बात करते हैं तो सबसे पहले न्यूज़ रिपोर्टर से पहले आप कवि हैं, और एक बड़े प्रख्यात कवि हैं, और बहुत मतलब कि गहरे विचार रखते हैं भैया। और भैया से ही सीख करके हम लोग छोटा छोटा कुछ करते करते प्रयास करते हैं कुछ बड़ा हो जाए। हम तो बहुत कुछ अपने दर्शकों को बताने आए हैं सत्या, और मुझे अच्छा लगता है, ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका सम्मान है मेरे लिए, और मुझे अच्छा लगता है कि आप सब भाइयों ने मिल करके मुझे भी इस क्षेत्र में थामे रखा है। जानकारी चूँकि मुझे ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह की है नहीं, आप लोग ऑलराउंडर जानकार हैं। सत्या, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जब मन में एक तो बड़ा ट्रेंडिंग मैटर है, आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, तूफानी लाल यादव जी का, बिहार के कलाकार हैं और आप उनके भी राइटर हैं। आज भोजपुरी जगत का कोई कलाकार हो सकता है जो छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल का हो, जो सत्या जी से अछूता हो। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि तूफानी जी का भी, प्रमोद प्रेमी जी का एक मैटर बहुत तेजी से चला है, तब तक तूफानी जी का एक मैटर सामने खड़ा है। तो ऐसे भोजपुरी कलाकारों का एक ना एक मैटर आए दिन खड़ा हो जाता है, उस पर हम बात करेंगे। आप अच्छे विचारक हैं, आज आप अच्छे थिंकर हैं, अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, और लगभग आपके गीतों को सबने आवाज़ दिया है, तो मैं तूफानी जी पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले सत्या जी, मेरा सवाल जाता है कि आप एक राइटर बने पढ़ाई करने के बाद, ये क्यों सोचा? देखिए भैया, एक राइटर बनने की जहाँ बात आती है, सर्वप्रथम पढ़ाई हर कोई करता है, मैंने भी किया और एक अच्छी पढ़ाई किया। पढ़ाई के दौरान अच्छी शिक्षा भी मैंने लिया है। ग्रेजुएशन मैंने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, उसके बाद फिर एमएससी मैंने किया है मैथ से, और फिर बीएड भी किया हूँ, मैंने डीएलएड भी किया है, और सीटेट ये सब सारे मैंने, टेट सीटेट सारे कुछ भी नहीं बचे, सारे मैंने क्वालिफाइड कर रखा है। तो वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबसे पहले मतलब कि ये जो आप पूछ रहे हैं कि कवि बनना, मतलब कि ये सवाल आता है ना कि आदमी इतना पढ़ा हो, अगर इतनी पढ़ाई के बाद अगर ये मन में आया मुझे राइटर। देखिए भैया, शुरू से ही अरे ये जो काव्य है, ये जो संगीत है, हमारे पूरे भारत देश में और विशेषकर यूपी और बिहार में ये संगीत को इतना महत्व दिया जाता है कि जब आप पैदा होते हैं तब से संगीत शुरू होता है, और जब आप मर जाते हैं तब तक संगीत चलता है। आप पैदा हुए तो सोहर होता है भैया, वो संगीत के माध्यम से खुशी जताई जाती है, और आप जैसे आपकी मृत्यु होती है, आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, तो उस समय हमारे यहाँ की औरतें जब मतलब कि रोती हैं, अपनी पीड़ा कहना चाहती हैं, वो भी भैया संगीत के माध्यम से, संगीत के रूप में ही व्यक्त करते हैं। तो ऐसे जगह से हम लोग हैं भैया, तो सीधी सी बात है, हम लोगों के अंदर संगीत रहेगा। और साइंस का छात्र जो है संगीत पर रिसर्च किया।
संगीत का मतलब भैया देखिए सबसे पहले शुरू से बहुत बड़ी बात है कि मतलब जब हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद मृत्यु तक यानी संगीत मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और जो भाई बीएससी किया हो, एमएससी किया हो, बीएड किया हो, टेट सीटेट किया हो, पढ़ाई साइंस की पढ़ा हो और रिसर्च संगीत पर चल रहा हो, उसका बड़ा 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 विशेष कारण ये रहा है भैया कि बचपन में जब छोटे थे तो ये अरे घर की पृष्ठभूमि जो होती है, घर का माहौल जो होता है वो बहुत भारी उद्योतक होता है कि आप किधर जाएंगे। ठीक, पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ मेरे जो दादाजी थे छेदी यादव प्रधान करके थे, बड़ी अच्छी कजरी करते थे, तो वो बड़ी अच्छी कजरी गाते थे। फिर हमारे बड़े पिताजी श्री राम सकल यादव जी हैं, वो बिरहा वगैरह गाते हैं। वो लोग कभी कैसेट नहीं किए, कभी इस तरीके से नहीं, लेकिन वो लोग मंच पे अच्छा मतलब गाते हैं, अच्छे जानकार हैं। तो वो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि उसका एक कीड़ा मेरे अंदर भी आ गया। और वो अरे अनुवांशिकता तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ये लक्षण जो है देर ही दिखाई देंगे लेकिन दिखाई ज़रूर देंगे, अनुवांशिक लक्षण। तो उसकी वजह से संगीत मेरे अंदर आया भैया। और शुरू से मैंने जहाँ पढ़ाई किया है आप जानते होंगे भैया, हमारे ही गृह जनपद में जनपद जौनपुर में एक जंगीपुर खुर्द प्राइमरी स्कूल था, वहाँ मिडल था, तो मैंने मिडल में पढ़ा। वहाँ एक गुरुजी हुआ करते थे जो 8-10 शब्द दे देते थे कि ये शब्द है, जैसे मेरा नाम सत्या है तो उसको सत्या लिख दिए, संतोष लिख दिए, और कुछ एक अच्छे अच्छे शब्द उन्होंने दे दिया। और वो शुरू से कहते थे, हिंदी के टीचर थे रामदेव यादव, रामदेव गुरुजी थे वो, तो वो हमेशा कहते थे कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ कविता बनाओ। तो उसमें सारे छात्र प्रयास करते थे और माँ की कृपा शायद उसी समय होनी थी। और मैं शब्दों को लेकर के अच्छे मतलब कि शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करता था, किसी लाइन में कैसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अच्छा भाव निकले। और ये करते करते एक धीरे धीरे एक कवि का रूप, थोड़ा थोड़ा बाल कवि का रूप मेरे अंदर आने लगा। और मैं उसी समय से भैया स्वरचित राष्ट्रीय गीत में मतलब कि गाने लगा अपने स्कूलों में। जब भी शनिवार को बाल दिवस हुआ करता था, बचपन में आपको याद होगा, आज तो पता नहीं होता है कि नहीं स्कूलों में, मुझे लगता है इसका अभाव भी है और करना भी चाहिए लोगों को। बाल दिवस होता था, उसमें प्रतिभाएं निकल के आती थी, कौन लिखता है कौन गाता है, तो हम लोग अपना ही, मैं विशेषकर मैं अपना ही बनाया हुआ गीत 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसे मौके पे मैं गाता था। और इतने गीत गाता था भैया कि यदि 50 लड़के हैं तो एक गाएगा तो उसके बाद मेरा नाम लिस्ट में नहीं लिखा जाता। मेरा नाम ऐसे रहता था कि आप जो है एक गाएगा तो दूसरी बात आपको गाना है। तो मैं 25 से 30 गीत तैयार करके खुद लिख करके ले जाता था अच्छी अच्छी धुनों पे। तो वहाँ से मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके था। और इसको आगे बढ़ाना इसलिए ज़रूरी समझा भैया कि मुझे लगा कि ये मेरे अंदर विशेष गुण है। और किसी भी इंसान के अंदर जो विशेष गुण होता है, अगर उसको अगर सही दिशा दिया जाए तो बड़ा अच्छा लंबा दूरी तय कर सकते हैं आप। और मैंने वही किया और धीरे धीरे आकर के भोजपुरी इंडस्ट्री में और हिंदी गाने लिखने लगा और फिल्मों में लिखने लगा। अब आपके प्रेम स्नेह से अब मैं यहीं से 1 मिनट में अब यहाँ से बताऊंगा कि मैं एक बार फिर से दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, चेहरे के साथ बैठा हूँ। जो जनपद जौनपुर से शुरू होता है निकलना, और ये भोजपुरी दुनिया जहाँ तक जा रही है, कोई कलाकार, मैंने पहले बताया था कि कोई बड़ा कलाकार, छोटा कलाकार, कई फिल्मों में आपके गीत चल रहे हैं लगातार। तो सत्या जी से मैं बात कर रहा हूँ। अब चलता हूँ उनके करियर की शुरुआत मैं भोजपुरी क्षेत्र में शुरू करता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचा है, ये जानना जरूरी है भैया। भोजपुरी गीत शुरू किया मैं, सबसे पहली बात तो भैया मैं बताना चाहता हूँ सारे कवि संतोष म्यूजिक पे जितने भी जो है श्रोता हैं, हमारे देखने वाले बंधु हैं, उन लोगों को मैं भैया बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने भैया शुरुआत किया था एज ए सिंगर। और इस क्षेत्र में जब भी सिंगर की बात आती थी तो उस समय जब मैंने शुरू किया था, मैं छोटा सा था, 2012-13 की बात है, मेरी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, उस समय बहुत छोटा हुआ करता था। तो उस समय मैं एज ए सिंगर एक एल्बम किया था भैया, तब कैसेट हुआ करता था। मैंने कैसेट किया 70-75 हज़ार रुपये कहीं कहीं से अरेंज करके। जैसे आप जान ही रहे हैं कि कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो होगा वो सामान्य परिवार से जब होगा तो उसके पास उतने पैसे होंगे नहीं। मेरे दोस्त यार ने लेकर के मतलब पैसे इधर उधर दे करके मुझे गायक बनाने की कोशिश किया और एक एल्बम करने का मैं कोशिश किया। पहले क्या हुआ करता था कि एक एल्बम में 7 गीत होते थे और आपको 7 करने हैं और पैसे 70-75 हज़ार रुपये लगते थे, तो उतना पैसा होता नहीं था। तो कैसे कैसे इधर उधर करके लिए। उसमें तो मुझे याद है भैया, आपके ये चैनल के माध्यम से आज पहली बार बताना चाहूँगा, मेरे ही क्षेत्र के एक भैया थे जो पैसा ब्याज पे देते थे, उनसे 20,000 रुपये ब्याज पे लेकर के मैंने उसमें लगाया। और जो है जिनके माध्यम से मैंने काम कराया वो थोड़े से फ्रॉड निकले। ये सबके साथ होता है। इसी बात से मैं सबको ये बताना भी चाहूँगा, मेरे जो नए भाई बहन आते हैं इस इंडस्ट्री में, मतलब अक्सर चले जाते हैं भैया जानकारी के अभाव की वजह से। और ये इसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी इंडस्ट्री में कहीं भी आप जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो सर्वप्रथम उसकी जानकारी लीजिए,
उसके तह तक जाइए कि इस क्षेत्र में हम अगर पाँव रख रहे हैं तो कहाँ क्या होता है, कहाँ कैसे क्या होता है, इस चीज़ का जानकारी। आज तो यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, कहीं भी गूगल करिए किसका क्या कैसे सिस्टम है, सारा आपके सामने है। तो आप लोग जो है कोशिश करिए कि किसी के छलावे में नहीं आइए, और जब भी जाइए तो एकदम जानकारी लेकर के तब कदम रखिए, और तब आप छले नहीं जाएंगे। और जब कोई छला जाता है, छला हुआ व्यक्ति मेरे पास 80% आते हैं, मुझे बहुत ये आत्मीय दुख मिलता है भैया कि जो है अरे इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, और जो कि मेरे साथ खुद हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी जाएं तो एक अच्छे व्यक्ति को चुनें और बिना जानकारी के नहीं जाएं। अब तक आपके गीत कितने मार्केट में 100 मिलियन क्रॉस किए होंगे या 50 मिलियन की? मुझे लगता है भैया 100 मिलियन का गीत होगा, 5 गीत तो होंगे, 5 गीत 100 मिलियन से ज़्यादा होंगे, 100 मिलियन। मतलब 100 मिलियन, 150 मिलियन, 125 मिलियन, और उसके बाद फिर अरे 50 मिलियन की तो मैंने गिनती कभी नहीं किया, लेकिन कितना भी कम होगा तो 25 गीत से कम नहीं होंगे, 50 मिलियन ज़्यादा ही होंगे। और कभी ऐसे गिना नहीं है मैंने, पर मेरे ज़्यादा जितने भी गीत आते हैं और ये दर्शकों का प्यार इतना मिलता है भैया कि मैं कभी कल्पना नहीं किया था। मेरे अक्सर गीत जो है मिलियन में चले जाते हैं जब भी करता हूँ। तो अरे ये मेरे साथ होता है कि मेरे सारे गीत जो है, सारे तो नहीं कहूँगा, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गीत मेरे जो है मिलियन की बात कर रहे हैं, 10 मिलियन 5 मिलियन, ये मतलब कि आम तरीके से चले जाते हैं। और ये लोगों का प्यार है, और ये मेरे बस का था नहीं। ये जो है ये जो जनता है ना, जनता जिसको पसंद करना शुरू करती है तो उसको पसंद ही कर देती है भैया, और जब पसंद करती है तो उसका ज़िंदगी भी बना देती है, और ये इन लोगों का प्रेम ही है जो। एक बात और मैं जानना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है आप किस कलाकार को पसंद करते हैं? ये ट्रिपल सवाल है, मैं जानता हूँ, टेढ़ा सवाल है, हो सकता है कि आप राइटर हैं किसी का नाम लेने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए भैया, अरे मेरी ज़िंदगी और मेरी वाणी एकदम दोनों एकदम खुली किताब की तरह हैं। जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोलता हूँ, मैं किसी से कभी हिचकता नहीं हूँ। और क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूँ, ये बाबा साहब के द्वारा बनाया लिखा हुआ संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है भैया, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं अपने विचार को अपनी वाणी से मैं कहीं भी देश के किसी कोने में हूँ, कहीं भी किसी माध्यम से रख सकता हूँ। ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और इसको मुझसे कोई न छीन सकता है, क्योंकि मुझे अधिकार दिया गया है। इसलिए मैं बोलने से कभी नहीं हिचकता हूँ। मुझे एज ए आर्टिस्ट जब आप कहेंगे भैया, तो सबसे ज़्यादा पवन सिंह जी पसंद हैं, और उसमें भी एज ए सिंगर बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद कि मतलब जब भी मैं पवन भैया से जो भी मेरे गीत उनके मतलब कि द्वारा गाए गए, मैं संतुष्ट हुआ हूँ कि मतलब मुझे इस गाने में यही चाहिए था। और माँ की कृपा ऐसी है पवन सिंह भैया पे कि जो एक गीतकार सोच के लिखता है कि ये भाव चाहिए, वो भाव वो दे देते हैं। और माँ सरस्वती साक्षात उनके गले में जो है विराजमान है, जिसकी वजह से पब्लिक उनको इतना प्यार करती है, पावर स्टार के नाम से लोग जानते हैं। और जो है उनसे मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ। और हमेशा आपके गीत अब तक भोजपुरी क्षेत्र में कितने लोग गाए होंगे? कौन बड़े बड़े स्टार जैसे जो हो गए, इनमें से नाम दो चार? भैया आप जब स्टारों की गिनती करेंगे, कलाकारों की गिनती करेंगे, मुझे लगता है कि पिछले दिनों मुझे मनोज तिवारी जी मेरे से छूटे थे। बाकी सारे कलाकार जिनका बात आप करेंगे, मतलब कि जीरो से लेकर के, जैसे अरविंद अकेला कल्लू जी, रितेश पांडे जी तमाम गीत गाए हैं। उसके बाद फिर प्रमोद प्रेमी जी, टुनटुन यादव जी, और आप जैसे अंकुश राजा जी, और उसके बाद फिर आप जाएंगे खेसारी लाल यादव, लगातार कई फिल्मों में, लाडला 2 मूवी में, अभी रिसेंटली सबसे बड़ी फिल्म हिट थी रंग दे बसंती, जिसमें मेरे 2 गीत थे और बड़े स्तर पे देखा गया, और बड़े साफ सुथरे गीत थे, बहुत मतलब कि अच्छे चले हैं, रील्स पे ट्रेंडिंग रहा है। समर सिंह भैया, उसके बाद फिर आप पवन सिंह भैया को ले लीजिए। मनोज तिवारी जी बचे थे। मेरी प्रबल इच्छा थी, क्योंकि मैं मनोज तिवारी भैया को बहुत सुना हूँ, बचपन में बहुत छोटा था तब गीत सुना करता था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि उनको मैं गवाऊंगा। इधर बीच उन्होंने काम करना थोड़ा कम कर दिया था जब से सांसद थे, तो इनको भी मैंने अभी जल्दी एक दिनेश लाल नेहरू को छोड़ दिया आपने? अरे माफी चाहूंगा। अरे मेरे फिल्मों में मेरे सबसे फेवरेट रहे मेरे दिनेश लाल यादव भैया, जिनके माध्यम से मुझे सरल सलील अवार्ड शो में मतलब कि बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी दिया गया था। उन्हीं के माध्यम से अमरपाली मैम थी और वो थे, उन्होंने ही दिया था। और उनकी तो फिल्में मैं बड़ी बड़ी फिल्में किया हूँ, सबका बाप, अंगूठा छाप, जिसमें दादा लड़की होगी परी, पोतले बाड़ू पेंट, इस टाइप का गीत बड़े अच्छे, सबका बाप, अंगूठा छाप, बड़े अच्छे गीत उनके लिए मैंने लिखे हैं। लागत मर जाए बाड़े बहेल,
हाँ, सब बाण टेढ़ बांगुर के बियाह भइल जाता, मने मन भीतरे से मन हो जाता है, लागत जिंदगी के खत्म हुई खेल, दादा रे मर जाई बाड़े वहेल। ऐसे ऐसे गीत अच्छा लिखा हो। दिनेश भैया के लिए लगभग 10 फिल्में मैंने किया है। परिवार उनका एक एक फिल्म, इधर जितनी भी फिल्में आ रही हैं लगभग सारी फिल्मों में मेरा गाना रहता है। और मनोज तिवारी भैया को पे आता हूँ, उनको बड़ी इच्छा थी गवाने की। मैंने सोचा कि अब मतलब कि ये एज ए सिंगर तो बहुत कम ही आते हैं, तो अभी पिछले दिनों बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, संगीतकार भैया मधुकर आनंद जी हैं, जो बड़े लीजेंड है व्यक्ति हैं, तो उनके माध्यम से मुझे फोन आया कि आपको मनोज तिवारी जी के लिए एक शिव तांडव करना है। तो मैंने शिव तांडव लिखा है और आप सबका प्रेम मिलेगा तो वो बड़ा भारी हिट होगा और जल्द ही आप सबके समक्ष वो परोसा जाएगा। फिल्म में है, तो मेरी मतलब जो इच्छा थी सारे लोगों के लिए मैंने काम कर लिया है और कोशिश करूंगा कि बस यही जो क्षमता है बरकरार रहे और आशीर्वाद मिलता रहे, तो मैं आगे भी ऐसे दौड़ता चला जाऊंगा। अब एक बड़ा सवाल आता है, जब कोई यंग कवि इस तरह से सामने कैमरे के सामने हो और पढ़ने वाले बच्चे या गीत को सुनने वाले बच्चे, भोजपुरी क्षेत्र में काम करने वाले, हिंदी फिल्मों में या जो भी आर्टिस्ट की दुनिया में लगे, मतलब एक्टिंग की दुनिया में लगे, वो लोग काम करने वाले लोग जो है कहीं ना कहीं से इसमें अपने करियर भी तलाशते हैं कि अगर हम जा रहे हैं, हम एक्टिंग करने जा रहे हैं, हम गाने जा रहे हैं, हम नाचने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं, तो क्या इसमें कमाई है कि नहीं है, कितना है, कैसे है, कभी इस पर भी आते हैं। तो क्या लगता है कि जो सत्या इलाहाबाद रह करके तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जो सत्या एक ऑफिसर बनना चाहते थे, एक नौकरी करना चाहते थे, मास्टर बनना चाहते थे, या ऐसा कुछ दिमाग में रहा होगा, जरूर था ना, तो जो सत्या वहां चले गए इलाहाबाद ये सब करने के लिए, वो सत्या वहां से अजय बतौर राइटर लौट करके आए घर तो क्या इस जो मिला ये, इससे आपको संतुष्टि लगती है? इससे देखिए भैया, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई करके ऑफिसर बनने की मतलब की सोच रखने वाला बच्चा जो है कवि जब बनता है तो कुछ सोच लेकर के आया होगा, ठीक। इसमें बहुत भारी सबसे पहली बात तो मेरे अंदर प्रतिभा मुझे दिखी थी तो मैं इस पे चला, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि आर्थिक स्थिति। मेरे पिताजी 2 दिसंबर 2018 में डेथ कर गए हार्ट अटैक से, और बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से मैं रहा हूँ। मेरे पिताजी जो है दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते थे, मात्र 7,500-8 हज़ार रुपये उनकी सैलरी हुआ करती थी। वैसे सैलरी में हमको पढ़ाते थे, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता था। SSC CGL में लगातार दिया हूँ, मैं लगातार क्वालिफाइड भी रहा हूँ, मैं फाइनल तक पहुँचता था, छट गया हूँ कई बार। तो वो ऑफिसर बनने की मतलब कि हमेशा सोच थी। लेकिन उसके बाद जब पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए तो फिर मैं घर में बड़ा हूँ, तो अचानक से जिम्मेदारी आएगी, तो आप जो है तलाशना शुरू करेंगे। एक कहावत है भैया कि किसी पिल्ले को, कुतिया के बच्चे को, उसको खुद नहीं पता होता है कि वो तैर सकता है कि नहीं पानी में। आप फेंक करके देख लीजिए, वो तैरना शुरू कर देगा और तैरते तैरते उस पर चला जाएगा जान बचाने के लिए। तो सेम मनोदशा हमारी वैसी ही थी। मुझे मतलब प्रतिभा मेरे अंदर ये थी, मुझे लगता था कि मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ, कहीं जाऊँगा तो 8,000 10,000 की जॉब करूँगा दिल्ली, बम्बई और गुजरात में, और 12 घंटे जॉब करूँगा। तो जो पढ़ा लिखा होगा भैया उसके बस का 12 घंटा जॉब करके 8,000 10,000 कमाना नहीं होगा। देखिए भैया, मैं बिजनेस की बात करता हूँ। मैं एक कवि के साथ साथ मेरा जो मस्तिष्क है वो मतलब कि एज ए बिजनेसमैन बहुत एकदम तेज चलता है, घोड़े के रूप में चलता है भैया। तो मैं भैया देखिए, कमाई 2 तरीके से होती है। एक योग में होती है, प्लस प्लस करते जाइए, 2 आज कमाइए, 2 कल कमाइए, 2 ऐसे 30 दिन कमाइए, 2-2 रुपये। लेकिन जो मस्तिष्क पे अपने भरोसा रखता है तो गुणात्मक कमाई करता है। तो मैं उस सोच का बच्चा हूँ। तो मैं जो है मल्टीपल रूप में मतलब काम करना चाहा। मैंने सोचा मैं शारीरिक मेहनत करूँगा तो मैं योगात्मक तरीके से ही रह जाऊंगा, मैं मानसिक मेहनत करता हूँ, जो मेरे अंदर प्रतिभा है। तो मैंने इसी को तलवार बनाया भैया, इसी को तलवार बनाया और लिखना शुरू किया। और शुरू से ही आपकी बात मुझे मतलब कि अभी जैसे ही इंटरव्यू हमारा शुरू हुआ तो आपने कहा ये तूफानी लाल यादव के भी राइटर थे। के भी राइटर नहीं, हम उन्हीं के राइटर ही थे भैया। जिंदगी की शुरुआत भी मेरी हुई है तो तूफानी लाल यादव से, सुपरस्टार तूफानी लाल यादव से। तो मैं उनके लिए ही पहले ऐसे सुपरस्टार है जिनके लिए मैं लिखना ही शुरू किया। उन्हीं के लिए पहले छोटे छोटे कलाकारों के लिए, ऐसे अपने जनपद के छोटे छोटे कलाकारों के लिए लिखता था। और अगर बड़े कलाकार की बात किया जाए तो सुपरस्टार तूफानी लाल यादव के लिए ही मैं बहुत ज़्यादा काम किया। शुरू में जो मेरा ये छोटा मोटा नाम बना है उन्हीं के माध्यम से बना है। तूफानी के ऊपर एक बड़ा ब्लेम भी लग गया इस समय। देखिए भैया,
हाँ, मैं देखते रहता हूँ आए दिन। देखिए क्या है, आज यूट्यूब मैं चाहता हूँ कि तूफानी आपके, चूंकि आपके सिंगर हैं और तूफानी के ऊपर एक महिला जो एक्टर है सोना पटेल या सोना पांडे करके हैं कोई, तो चूंकि मैं इन सारे मैटरों को बहुत कम देखता हूँ, लेकिन अभी आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। तो सोना पांडे ने ये ब्लेम लगाया कि तूफानी ने उनके साथ अवैध संबंध रखा था, उनके साथ गलत काम किया था, अब वो उनसे शादी करना चाहती हैं। तो तूफानी के आप राइटर हैं, तो तूफानी को आप करीब जानते होंगे, जरूर। क्या लगता है कि तूफानी कुछ ऐसा? देखिए भैया, मैं 2018 से तूफानी लाल यादव जी के लिए गीत लिखा हूँ और बड़ा लंबा समय अभी भी उनके साथ बड़ा मेरा व्यक्तिगत संबंध है। और रही बात, देखिए किसी के ऊपर एलिगेशन जो लगता है भैया, अब वो एलिगेशन सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। लेकिन अगर देखिए, मैं दोनों पक्ष की बात तो नहीं जानता, पर मैं एक पक्ष का जानता हूं। जैसे तूफानी लाल यादव जो भैया हैं, उनका जानता हूं का कहने का मतलब मेरा ये आशय है कि मैं उनको व्यक्तिगत तरीके से बहुत बखूबी जानता हूं। जो 7 साल 8 साल की अरे मतलब कि अरे भाई जैसा व्यवहार है। अब एक भाई के बारे में तो जानेगा ही। हाँ, तो मैं उनके पूरे व्यक्तित्व का मापन करने के बाद ये एकदम धड़ल्ले से बोल सकता हूँ कि तूफानी लाल यादव ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं है कि उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाए। और मैं ये एकदम 100% नहीं बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो मैं व्यक्तिगत उनके व्यक्तित्व का मापन करके जब कहूंगा तो मैं ये एकदम धड़ल्ले से बोल सकता हूँ कि ये एलिगेशन जो है। एक बात और बताना, कभी कभी होता कहते हैं गौरी सुमन का सदा है सहारा, बाणी में माँ सरस्वती की छवि है, और जहाँ रोशनी ना रवि की पहुंचती वहां पर ध्वजा गाड़ देता कभी है। तो हमेशा बाणी पर जो है माँ बीड़ा वाली की छवि होती है। अगर आप इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि तूफानी ऐसे नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपकी भावनाओं के सम्मान के लिए तूफानी को कभी इस तरह से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं जो इतनी दृढ़ संकल्पता और इतनी मजबूरी से कहते हैं कि तूफानी पर मुझे भरोसा है कि तूफानी ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो इन भावनाओं का कहीं ना कहीं से इस गुंजायमान वातावरण में सम्मान होना चाहिए, और तूफानी के मन में ये कवच बना करके रहती होंगी, तूफानी को गलत नहीं होने देंगी, मुझे भरोसा है। मैंने इस विषय पे कई बार तूफानी लाल यादव भैया से बात भी किया है कि भैया आपका जो टैग है अश्लीलता को लेकर के, आपका जो एक वो टैग बना है कि आप भोजपुरी के इमरान हाशमी हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने एक चीज कहा है कि भाई जिस दुकान पे लाल मिर्च मिलती है उसी दुकान पे चीनी भी मिलती है। ठीक, तो आपको लाल मिर्च खाना है, आपका मन पंछिया रहा है तो चाहिए खाइए, लाल मिर्च लेके खाइए, जो है मन सही हो जाएगा। और चीनी खाना है, आपको मीठी की जरूरत है तो चीनी खाइए, उसी दुकान पे है। यानी यहाँ से मुझे भी मैसेज हो गया कि मेरे चैनल से हर तरह के व्यक्तियों का प्रसारण होना चाहिए। भैया आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब कि आप तो मेरे बड़े आदर्श हैं और आप बहुत प्रकांड विद्वान हैं। आपके सामने छोटा बड़ी बात होगी, लेकिन जो है ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस घर में रावण जन्म लिए थे उसी घर में विभीषण भी थे। तो अरे ये दोनों देखिए, रावण के अवगुण दिखाई दिए और विभीषण के गुण दिखाई दिए, सद्गुण दिखाई दिए। ठीक, एक ही परिवार से थे, एक ही दुकान के दोनों लोग प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, तो अरे जब तक आप जो है गुण और अवगुण दोनों नहीं दिखाएंगे, दोनों नहीं देखेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कौन सा गुण है कौन सा अवगुण है। तो भैया ये बात आपको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा। किसी बच्चे को आप अरे तब तक नहीं पता होगा कि ये हरा मिर्च जो है तीखा लगेगा जब तक उसको खिलाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए भैया आपको किसी अगर मीठे का ज्ञान कराना है बच्चे को, तो सबसे पहले उसको कभी गलती से वो मुंह में डाल लिया तो वो जान गया इसको तीखा लगेगा, इसको नहीं खाना चाहिए, उसकी मम्मी समझाएंगी। तो वैसे ही है, तो ये गुण और अरे अवगुण हर इंसान के अंदर होता है और हर पक्ष में होता है, इसलिए जो है दोनों एक जगह मिलती हैं भैया। तो उनका ये कहना रहता है कि भाई एक ही दुकान पे सब कुछ मिलता है, तो आपकी इच्छा है तो आप गुड़ खाइए, नहीं तो मिर्चा खाइए। मैं जो जिसका डिमांड है उसको मैं परोसना चाहता हूं, लेकिन इस बात पे मैं हमेशा सहमत नहीं रहता हूं। उनको बार बार कहता हूं कि ये अश्लीलता से आप हमेशा मुक्त रहिए। और मेरे ही कहने पे मेरा ही लिखा हुआ गीत उन्होंने गाया है, जिसकी 2 लाइनें मैं ऐसे आपको गुनगुना के बताना चाहूंगा, जिसमें तूफानी लाल यादव को आप लोग उस रूप में नहीं देखे होंगे जो मैंने लिखा है। उन्होंने गाना गाया कि अरे हे भोले बाबा दुनिया में काबा, दुनिया बचावे वाला के बा, लेके सहारा करीबे सहारा, अब समझावे वाला के बा,
अरे कि ठाढ़ होखते पाँव पे बेटवा चिन्हे न बाबू माई के, अरे पैसा रुपया खातिर काटा ताऊ गला हो भाई के, कि लेके सहारा करे बेसहारा अब समझावे वाला के बा, हे भोले बाबा दुनिया में काबा अब ई बतावे वाला के बा। इन अब बताइए तूफान लाल यादव जी से मैंने गवाया है 18,000, मात्र 18,000 लोगों ने देखा है। मैं अभी जल्दी चेक किया था, हमने ही लिखा है। गाना है कि हरे रहुवे गवानवा के पहिला मुलाकात हो, घूंघटा उठा के सैया कैले शुरुआत हो, तो शक कैले काहे अरे दर्द नहीं उठल हो, बलम बड़े रूठल हो। अब इस गीत को आप देखेंगे तो 50 मिलियन से ज़्यादा कई मतलब कि 2-3 चैनल पे मैंने देखा। उसका ऑर्केस्ट्रा वीडियो आप देखेंगे तो आपको लगेगा 70 मिलियन 60 मिलियन। तो एक ही दुकान पे लाल मिर्च भी और चीनी भी दोनों मिल रही हैं। वो हमेशा यही बात कहते हैं कि भैया मैं दोनों देता हूँ, जिसको लाल मिर्च खाना है वो अपना मन फरचा ले लाल मिर्च खा करके, और जिसको मीठा खाना है आके चीनी खा ले। तो अरे मैं उनसे बराबर इस विषय पे बात करता रहता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो अश्लीलता से बचें। मैं उनको बोलता भी हूँ भैया कि आपका जो टैग लग गया है ना कि भोजपुरी के इमरान हाशमी आप हैं, तो ये थोड़ा सा आप दूर करिए, अश्लीलता से बचिए। और वो कहते भी हैं कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जो है कि सलील गीत आपको परोसूं। अरे बीच में अभी उन्होंने जल्दी एक गाना गाया है कि अरे धान रोपनी गीत एकदम शुद्ध बहुत अच्छे मतलब कि शब्दों में है। आप लोग उसको सुनिए, ढेर सारे गीतों को, उनके सलील गीतों को सुनिए। और मतलब कि एंड ऑफ द स्टोरी मैं यही कहना चाहूँगा, जो समरी है, सारांश है कि मैं जिस स्तर पे 6-7 साल से तूफान लाल यादव भैया को जानता हूँ कि एकदम भाई की तरह हमारा उनका प्रेम है, और मैं उनका पर्सनल राइटर लगातार रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ। वो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। अगर सोना पांडे जी से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी जो है तूफान लाल यादव जी के बारे में जो ये अनाप शनाप बोल रही हैं, उनके ऊपर ये जो एलिगेशन लगा रही हैं, अगर ये सत्य है, आज तो इतना ऐसा जमाना है कि आप पूर्व में 6 महीना के संबंध को भी आप एकदम क्लियर कर सकते हैं मेडिकल जाँच करा करके। आप जाँच कराइए, यदि आपका शोषण हुआ है तो एकदम सीधा सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इतना ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कहीं कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कलाकार जैसे बड़े कलाकार को लपेट करके जो है अपने हाईलाइट होने के लिए, अभी तो सोना पांडे जी को मेरी समझ से उतने लोग जानते थे जो फिल्मों में या भोजपुरी में काम करते रहे होंगे। आज एक पब्लिक की जुबान पर समाचार के माध्यम से जो है सोना पांडे चल रही हैं। देखिए भैया, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये सोना पांडे जी को मैं व्यक्तिगत तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तब से जाना हूँ जब तूफान लाल यादव जी के साथ इन्होंने शूटिंग किया कुछ गाने का। ना जादू जी हमरा लुंगी में नाग बा, रौरा लुंगी में नाग बा, फिर बेलवम तेलवा लगाई राजा जी, तो ये सब अपने वीडियो देखा, इनके साथ शूटिंग किया, तब मैं इनको जाना हूँ। ठीक। और दूसरी बात, ये आ करके तूफानी भैया के साथ काम करके अब जिनका नाम बड़ा है, जिनका नाम प्रसिद्धि ज्यादा है, उसको धूमिल करने के लिए लोग ऐसे अक्सर आकर के जो है मिल जाते हैं और उनका यूज करके फिर उनके ही बारे में अनाप शनाप बोल करके अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये टीआरपी का ही खेल लग रहा है। और यदि ऐसा नहीं है, इसमें कुछ सत्यता है, तो आप जा करके जांच कराइए, उनसे बैठिए, बात करिए। आप उसको आप आगे जो है आप, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ तूफान लाल यादव जी ऐसा नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं, मैं लेकिन अपने स्तर पर ये जरूर बोल सकता हूँ कि वो व्यक्तित्व के ऐसे इंसान है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप लोग उसको सॉर्ट आउट कीजिए, और ये जो है जो मीडिया में चल रहा है इसको थोड़ा सा तुलना पकड़ाएं। जी बिल्कुल। आप लोग सुन रहे हैं, मैं बैठा हूँ जनपद जौनपुर में अपने बहुत अच्छे राइटर जनपद जौनपुर के सत्या सावरकर जी के साथ, और बहुत बहुमूल्य कीमती समय दिया सत्या जी ने आप मेरे चैनल को। इसके लिए मैं पूरे चैनल परिवार सहित आपका बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। साथ साथ में आप सभी दर्शकों से भी मैं विनम्रता के साथ निवेदन करते हुए बताना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर की शाख शान सम्मान, नए कलाकारों में, नए राइटरों में आपका नाम इस समय बहुत ख्याति बटोर रहा है। बहुत मेहनत भी करते हैं, अच्छे राइटरों में से आपका नाम चलता है। आप मेरे छोटे अनुज सत्या सावरकर जी को अब तक सुनने में जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आने वाले कल में भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई भी बड़ी खबर होगी तो निश्चित तौर पर उसका प्रसारण, और आप गाते बहुत अच्छा हैं, तो मैं चाहूंगा बीच बीच में आपके गीतों का भी प्रसारण, क्या नया कुछ चल रहा है। मैं अपने चैनल से ऑलरेडी आप सभी दर्शकों तक अब सत्या सावरकर की खबर को लगाता रहूंगा, भेजता रहूंगा।
आप कभी इनसे अछूते या अननोन नहीं रहेंगे कि आखिर कौन है सत्या। कभी कभी ये जानने की इच्छा होती है कि जिनके गीत 130 मिलियन, 140 मिलियन, 200 मिलियन, 150 मिलियन, 190 मिलियन बज रहे हैं, जिनके गीत आज शाम को लॉन्च होते हैं, दूसरे दिन सुबह 11 मिलियन हो गए, 17 मिलियन हो गए, रात भर में जिनके गीत 6 मिलियन 9 मिलियन भाग जाते हैं। ऐसे राइटर को कभी कभी लोग देखने की इच्छा रखते हैं, कभी कभी सुनने की इच्छा रखते हैं, जान लेने की इच्छा रखते हैं। तो मैं जमीन पर काम करने इसीलिए उतरा हूं कि जब आपके मन में यह अभिलाषा जगे कि मुझे ऐसे कलाकार को जानना है कि आखिर इस गीत को किसने रचा, किसने लिखा, तब कभी संतोष चैनल को आप ओपन करिएगा और सत्या जैसे पता नहीं कितने चेहरों को लेकर के मैं बैठा मिलूंगा आपके साथ। बहुमूल्य समय दिया आपने, इसके लिए आपका संतोष, आपका बहुत बहुत आभारी है। पुनः से आपका धन्यवाद करते हुए आपसे लेता है विदा, आपका संतोष। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। कभी संतोष चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और भैया इतना मेहनत करते हैं, इनको सपोर्ट करिए। ये एकदम धरातल पे जा करके अच्छे फनकार को आपसे मिलाते हैं और छुपी हुई प्रतिभा को आप सामने लेके आते हैं। तो आप ऐसी प्रतिभाओं का सपोर्ट करें जो मेहनती है, जो है मतलब कि एक छोटे से गाँव से आते हैं, जिनको लोग नहीं जान पाते हैं, बड़े बड़े कारनामे करके वो एकदम गुमनामी का ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसे लोगों को भैया फ्रंट पे लाते हैं। आप लोग कभी संतोष चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते मैं एक गीत आपको जी अपने स्वर में जरूर सुनना चाहूंगा। और ये गीत इसलिए सुनाना चाहूंगा जी कि ये समाज को मैसेज है जी, बिल्कुल, जो मेरे मन भावना है। जी जी बिल्कुल। कि बापू माई सर के भार हो गई, अरे खास भाइयों से सार हो गई, कि बाहर कल जुग के पूत तुता हौवा अद्भुत बैकुंठ ससुरार हो गईल। बाहर कल जुग के पूत तुता हौवा अद्भुत बैकुंठ ससुरार हो गईल, कि बाप माई सर के भार हो गई, बाबू माई सर के भार हो गई, खास भाइयों से सार हो गई, बाहर कल जुग के पूत तुता हौवा अद्भुत बैकुंठ ससुरार हो गईल। बाहर कल जुग के पूत तुता हौवा अद्भुत बैकुंठ ससुरार हो गईल। ये गीत सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आप सब तक मैं ये ऐसे मजाकिया अंदाज में जो ये पेश किया हूँ, ये बड़ी भारी बात है कि जो है आजकल जो है अपने बाप माई के क्यों कदर करते ना हो गया। जहाँ शादी ब्याह होता है अपने सास ससुर के नया नया मम्मी नया नया पापा, तो वो लोग के लई के जो हो गए आदमी हाँ बड़ा इज्जत मान मर्यादा देत बा, अपने माई बाबू के जो खानो नहीं देता। तो ये नाते भैया आजकल जौनी समाज में चला तो ओके देखते हुए ये हम गीत सुनेली है। ऐसे ही है मैसेज बा भैया कि आप अपने माई बाप के एकदम जितना हो सके, जितना खुशी दे सके उतना दें। और ये गारंटी के साथ हम मतलब कि बोल सकीला कि जे अपने माई और बाबू के बढ़िया से सुखी रख दे, ओके ईश्वर कभू भी दुखी न रखिए। ये गारंटी बा हमार। क्या बात, बहुत बड़ी बात हो गई। और मैंने जैसे वादा किया आप लोगों से कि अगली वीडियो में जल्द ही मैं पुनः से एक बड़े प्रसारण के साथ फिर सत्या सावरकर जी के साथ उपस्थित मिलूंगा। और मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा कि अपना फिर से आपने जो समय दिया इसके लिए संतोष आपका आभारी है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।